जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के साथ में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मंथली करंट अफेयर्स है उसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और इस मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये आपको रैपिड रिवीजन देखने को मिलेगा, जिसमें हम एक महीने का पूरा करंट अफेयर्स इस क्लास के साथ में डिस्कस करेंगे। और आपको जानकारी होगी दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम जनवरी 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, फैक्ट हैं, उनको यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक इस सेशन में आप सभी लोग यहां पर बने रहें, ठीक है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स स्पेशल ये सेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम यहां पर कवर कर रहे हैं जनवरी 2026 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारी अलग अलग आपकी स्पेशल क्लासेस भी हुई हैं वाईटी के अंतर्गत, उनकी जो पीडीएफ है, यदि आपको नहीं मिली तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि उसकी जो पीडीएफ है आपको इस बैच में मिलेगी। आपको पीडब्ल्यू ऐप पे जाना है और वहां पर सम्मान एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का जो बैच है इसको यहां पर एनरोल कर लेना है। और जैसे ही आप इस बैच को एनरोल करेंगे तो आपको जितनी भी पीडीएफ है इस बैचेस के अंतर्गत, सारी पीडीएफ जो है आपको इस बैच में यहां पर मिल जाएंगी। तो बिल्कुल आप पीडब्ल्यू ऐप के अंतर्गत इस बैच को एनरोल यहां पर कर लें। और मैं हर बार बोलता हूं भैया कि आप लोग जब मेहनत करते हो तो मेहनत की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो बेहतर तरीके से होनी चाहिए। एक शेड्यूल आप लोग फॉलो करते रहो। और उसके साथ में सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि जो हमारी पढ़ाई हो रही है ये सिर्फ किताबों से हो रही है, तो सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि हमें हर दिन की जो मेहनत है और जो शेड्यूल है हमने बनाकर रखा, उसको हमें फॉलो करना है। और हमें कहीं ना कहीं दूसरों से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करनी है, ज्यादा मेहनत करनी है, थोड़ा हमें धैर्य भी रखना पड़ेगा। ये कई बार ऐसा होता है कि धैर्य रखने के साथ में चीजें थोड़ा हमें विलंब में देखने को मिलती है, लेकिन निश्चित तौर पर सफलता आपको यहां पर मिलेगी। तो आज का एक एक पेज आपका कल का भविष्य लिखेगा, इसके लिए मेहनत करते रहो और ऐसे ही बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ में आप सभी लोग यहां पर पढ़ते रहिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों यहां पर हमें डेटा मिल रहा है हनुवंतिया का अंतर्गत, जहां पर एक्वा सेरेनेट थीम पर जल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जल पर्यटन स्थल में हनुवंतिया का आपको नाम देखने को मिल रहा है, जहां पर जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो याद रखना है इसका जो संबंध मिलेगा, कहां से मिलेगा, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको खंडवा जिले से इसका नाम मिलेगा। और याद रखना किसके अंतर्गत, तो इंदिरा सागर बांध के तट पर दोस्तों इसका हमें आयोजन देखने को यहां पर मिलता है। और यदि मैं बोलता हूं कि मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी हनुवंतिया को कहा जाता है। तो इसका संबंध कहां से, खंडवा से आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे यहां पर डेटा मिल रहा है दोस्तों, याद रखना है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत। और अभी हाल ही में दोस्तों यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के प्रशिक्षणरत जूडो खिलाड़ी हैं, जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम है कुमारी योगिता मंडावी, जिनको यह पुरस्कार यहां पर प्रदान किया गया, जो कि वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में दिया गया है। और आपको पता है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को यह दिवस हम यहां पर मनाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 का जो दिया गया है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के अंतर्गत ट्रेनिंग जूडो खिलाड़ी के तौर पर नाम आता है। नाम क्या है इनका, कुमारी योगिता मंडावी, जिनकी फोटो आप यहां पर स्क्रीन के साथ में देख पा रहे हैं, जिनको अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह पुरस्कार यहां पर प्रदान किया गया है। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है TIEE के अंतर्गत, जिसको हम दी इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट 2026 के तौर पर जानते हैं। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन 5 जनवरी 2026 के अंतर्गत जयपुर में किया गया, जिसमें स्टार्टअप इनोवेटर्स और जो उद्योग प्रतिनिधि है उनकी उपस्थिति मिली, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव जी की भी प्रेजेंस हमें इस पर्टिकुलर समिट के अंतर्गत यहां पर देखने को मिल रही है। जिसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन जयपुर के अंतर्गत हमें यहां पर देखने को मिलता है।
कुछ डेटा है दोस्तों मध्य प्रदेश की रैंक से संबंधित, जिसमें उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान क्या है। तो आप यदि इस डेटा को ध्यान से यहां पर देखेंगे तो इसमें आपको मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है वो आपको यहां पर फर्स्ट दिख रही है। पुष्प उत्पादन की बात करेंगे तो पुष्प उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है यह आपको दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है। सब्जी उत्पादन की बात करेंगे तो इसमें जो मध्य प्रदेश की रैंकिंग है वो आपको तीसरी दिखाई दे रही है। और फल उत्पादन की बात करेंगे तो फल उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है उसकी रैंक आपको यहां पर चौथी दिखाई दे रही है। तो ये भी कुछ फैक्ट है जो आप लोग यहां पर इससे संबंधित याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो यहां पर दोस्तों उत्पादन आपको देखने मिला, जिसमें विगत 2 वर्षों में उद्यानिकी जो फसल है उनका जो रकबा है वो 25.12 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कितना हो गया है, तो 28.29 लाख हेक्टेयर देखने को मिल रहा है। तो ये सीक्वेंस है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक। तो पहला रैंक आपका मसाला उत्पादन में, पुष्प उत्पादन में दूसरा स्थान है, सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान है और फल उत्पादन में मध्य प्रदेश का आपको चौथा स्थान यहां पर मिल जाता है। क्लियर भैया, यहां तक चीजें दिमाग में बैठ गई तो कमेंट भी साथ में आप लोग यहां पर करते चलिएगा। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंतर्गत वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं देश का एकमात्र चीता स्टेट के तौर पे हमें मध्य प्रदेश का यहां पर नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही के अंतर्गत चीतों के तीसरे रहवास के लिए दोस्तों इसको विकसित किया जाएगा, यानी चीतों को अब नया घर यहां पर मिलेगा। और वो घर कहां पर मिलेगा, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही के अंतर्गत दोस्तों चीतों का तीसरा रहवास यहां पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है 2022 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर में पहला और 2025 में गांधी सागर अभ्यारण्य जो मंदसौर के अंतर्गत है यहां पर दूसरा चीता रहवास यहां पर प्रारंभ किया गया था। तो ये भी कुछ तथ्य हैं जो आप मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से यहां पर याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको पता है जो मनरेगा है उसका नया नाम यहां पर क्या हो गया है, तो मनरेगा को अब हम विकसित भारत जी रामजी एक्ट के तौर पर यहां पर जानते हैं, जो कि मनरेगा एक्ट के अंतर्गत यहां पर परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस एक्ट के अंतर्गत दोस्तों 125 दिन का जो रोजगार है यहां पर प्रदान किया जाएगा, जो मनरेगा में 100 दिन का था। और यदि मैं बात करूंगा विकसित भारत जी रामजी एक्ट की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसी को हम ग्रामीण वीबीजी रामजी ग्रामीण के तौर पर यहां पर जानते हैं, जिसमें 125 दिन का ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत आपको देखने मिला और समय पर मजदूरी का भुगतान, विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने में जीआईएस का उपयोग किया जाएगा, मोबाइल आधारित निगरानी, रियल टाइम डैशबोर्ड और एआई सक्षम विश्लेषण भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। आपको भी जानकारी होगी, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश का जो पहला गीता भवन था उसका नाम हमें मिलता है इंदौर के अंतर्गत दोस्तों, राजवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत। आपको पता होगा गोपाल मंदिर के अंतर्गत हमें नाम मिलता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री के द्वारा जबलपुर में प्रदेश का दूसरा गीता भवन का भी लोकार्पण यहां पर कर दिया गया है। मतलब मध्य प्रदेश का जो दूसरा गीता भवन है ये कहां पर, तो इसका संबंध आपको जबलपुर के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप डेटा यहां पर याद रखना, जिसके साथ में है ना मध्य प्रदेश का दूसरा सरकारी गीता भवन कहां पर, जबलपुर के अंतर्गत। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है देवगढ़ महोत्सव। देवगढ़ महोत्सव का संबंध कहां से, तो इसका संबंध आपको छिंदवाड़ा से देखने को यहां पर मिलता है, जिसमें देवगढ़ प्राकृतिक रूप से है ना संपन्न गांव के अंतर्गत मिलता है, जहां पर पर्यटन की असीम संभावनाएं भी देखने को मिली। और अभी ये देवगढ़ महोत्सव चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहां पर 12 होम स्टे का लोकार्पण कलेक्टर के द्वारा किया गया है, जैसे कि आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे होंगे। तो जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जय भवानी पर्यटन विकास समिति के द्वारा संयुक्त प्रयास से देवगढ़ महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया है। और देवगढ़ के सभी 12 होम स्टे पर्यटकों के लिए यहां पर खुल गए हैं, जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय यहां पर बना हुआ है, जिसका संबंध कहां से है, छिंदवाड़ा से, याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में श्री राम वनगमन पथ के अंतर्गत विकास कार्य का प्रारंभ किया जा चुका है, जिसमें अमरकंटक के अंतर्गत भारत सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत 50 करोड़ के
विकास कार्य यहाँ पर पूर्ण किए जा चुके हैं। चित्रकूट की बात करेंगे तो कामदगिरी परिक्रमा मार्ग का संबंध आपको चित्रकूट से यहाँ पर मिलता है, जिसमें 36 करोड़ की लागत से विकास कार्य प्रगति पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे तो अगला नाम सरभंग आश्रम का मिलता है सतना के अंतर्गत। राघव प्रयाग घाट और भरत घाट का यहाँ पर नाम मिलता है। अगस्त मुनि आश्रम कहाँ पर है, पन्ना में है। और बृहस्पति कुंड कहाँ पर है, पन्ना में है। इसका यहाँ पर दोस्तों निर्माण प्रगति, यहाँ पर हमें निर्माण जो है प्रगति पर देखने को मिल रहा है। किसके अंतर्गत, तो श्री राम वनगमन पथ का यहाँ पर हमें नाम मिलता है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो अगला जो नाम हमें मिलता है वो मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट का मिलता है। याद रखना इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। एक्चुअल में होता क्या है, जो सम्मेलन मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुए वहां से क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि इसका जो सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका संबंध आपको भोपाल रविंद्र भवन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी भोपाल और भी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था क्योंकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल में अभी जो सिकारा नाव है, जिनको हम सिकारा बोट के तौर पर जानते हैं, जम्मू कश्मीर के तर्ज पर है, वो आपको मध्य प्रदेश के भोपाल में भी यहां पर देखने को मिलने वाली है। वो क्वेश्चन भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए इसके अलावा यहां पर दोस्तों अगला नाम आता है करदाताओं की सहायता के लिए हिंदी में उपलब्ध व्हाट्सएप चैटबॉट, जिसका नाम है मेघा। इसका फुल फॉर्म है MPEGST हिंदी असिस्टेंट। इसको शुरू किया गया जिसमें जीएसटी से जुड़ी जानकारी और समाधान अब आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत यहां पर मिल पाएगा। और इस चैटबॉट का जो उपयोग है करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप संदेश आपको भेजना है और उसके बाद में आप टेक्स्ट के माध्यम से अपने क्वेश्चन के आंसर यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको नाम क्या दिया गया, मेघा नाम दिया गया है, या इसी को हम MPEGST हिंदी असिस्टेंट के तौर पर यहां पर जानेंगे। चलिए आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार 2026 का वर्ष किस रूप में मनाएगा, तो कृषि एवं किसान कल्याण वर्ष के रूप में यहां पर मनाएगा 2026 का वर्ष। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ सम्मेलन है जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि नर्मदापुरम में कृषि आधारित कौशल विकास एवं कस्टम हायरिंग केंद्रों पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर की बात करें तो सोयाबीन भावांतर भुगतान समापन के साथ में भावांतर योजना का विस्तार कार्यक्रम इसके अंतर्गत हमें मिला है। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल के अंतर्गत आपको पुष्प महोत्सव का यहां पर नाम याद रखना है। पुष्प महोत्सव का संबंध आपको भोपाल के अंतर्गत मिलेगा। उज्जैन की बात करेंगे तो उज्जैन में हमें गुलाब महोत्सव का नाम यहां पर मिल जाता है। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम का हमें आयोजन देखने को मिलेगा। अगला नाम आता है डिंडोरी उमरिया मंडला के अंतर्गत, जहां पर कोदो कुटकी बोनस वितरण कार्यक्रम का हमें यहां पर आयोजन देखने को मिला। इसके अंतर्गत यहां पर सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसको हम मिलेट्स के तौर पर या फिर मोटे अनाज के तौर पर यहां पर जानते हैं। अगला नाम मिलता है निमाड़ मालवा क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर राज्य स्तरीय एग्री स्टेक एवं डिजिटल कृषि प्रदर्शनी का यहां पर आयोजन किया गया। और ग्वालियर की बात करेंगे तो ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में कृषि उद्यान की मत्स्य पशुधन को लेकर कृषि मंथन एवं कृषि मेले का आयोजन किया गया था, जिसका संबंध हमें ग्वालियर से मिलता है। उज्जैन की बात करेंगे तो राज्य स्तरीय सहकारिता जो सम्मेलन है, इसका संबंध आपको उज्जैन से देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सम्मेलन है जिनके बारे में मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से आप ये सारे फैक्ट यहां पर याद रख सकते हैं। चलिए, तो 2026 जो वर्ष है इसको किस वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार मनाएगा, तो इसको 2026 वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अलावा 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष के रूप में मनाया, तो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में यहां पर मनाया। तो रोजगार एवं उद्योग वर्ष 2025 का मिलता है। और जबलपुर के अंतर्गत अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। और इसका जो संबंध है हमें कहां से मिलेगा, तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन जबलपुर के अंतर्गत यहां पर किया गया। ठीक है, चलिए, तो गीता भवन मध्य प्रदेश का दूसरा गीता भवन कहां पर, तो जबलपुर के अंतर्गत। ये भी डेटा आपको यहां पर इससे संबंधित याद रखना है। और यहीं पर जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी करंट अफेयर्स के पार्ट में डिस्कस किया था कि यहां पर क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, पीपीपी मॉडल जो पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप मॉडल, इस पर प्रदेश के अंतर्गत धार का नाम मिलता है जहां पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। और धार दोस्तों हमें मध्य प्रदेश का पहला ऐसा यहां पर लोकेशन देखने को मिल रहा है जहां पर पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ धार नहीं, धार के साथ में बैतूल का नाम भी इस लिस्ट में देखने को मिलता है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उनके द्वारा स्टेटमेंट यहां पर मिल रहा है कि धार में मध्य प्रदेश का पहला पीपीपी मॉडल के आधार पर आपको मेडिकल कॉलेज यहां पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और इसके साथ में दोस्तों ये मेडिकल कॉलेज अब इस मॉडल के आधार पर ही यहां पर स्टार्ट किए जाएंगे। और इसके बाद में कटनी और पन्ना में भी मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल के आधार पर आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। तो ये भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा और ये डेटा जो है ना इसको रिकॉल करते चलिएगा। अगला दोस्तों यहां पर नाम मिलता है 25 दिसंबर का, आपको पता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या है दोस्तों जन्म जयंती है। और इसको पूरा भारत सरकार या भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा राष्ट्र गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाता है, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, तो इसी को हम सुशासन दिवस के रूप में जानते हैं। और इस अवसर पर 101वीं जयंती के अवसर पर अभी ग्वालियर में एक समिट का आयोजन किया गया जो कि किस नाम से है, तो अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ सम्मेलन, इसका शुभारंभ यहां पर किया गया। और ये हमें जो डेट मिलती 25 दिसंबर के अंतर्गत। चलिए अगला दोस्तों डेटा मिल रहा है एनटीसीए का, जिसको हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तौर पर जानते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार अभी बताया गया कि 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हुई है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा, ये 2025 में 166 जो टाइगर हैं उनकी डेथ यहां पर होगी। और 2024 की तुलना में ये संख्या में 40 अधिक देखने को मिल रही है, जिसके साथ में बोला गया यहां पर 166 मृत्यु में 31 जो है वो बाघ शावक हैं, है ना। यानी कुल जो मृत्युओं की संख्या बाघों की है वो कितनी है, 166 है, जिसमें 31 आपके जो बाघ हैं वो शावक हैं। इसके साथ में यहां पर दोस्तों जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है कि इस मृत्यु में सबसे अधिक जो मृत्यु है मध्य प्रदेश के अंतर्गत 55 टाइगर की मिल रही है। इसके बाद महाराष्ट्र है 38 टाइगर की मृत्यु के साथ में। और केरल में ये जो मृत्यु की संख्या है बाघों की ये कितनी है, तो वो आपकी 13 यहां पर देखने को मिल रही है। आपको जानकारी होगी जो हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंतर्गत दोस्तों ये जो आपका अधिनियम काम करता है, जिसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तौर पर जानते हैं, जो कि 1972 में आया था, उसके तहत हर 4 साल में ये हमें राष्ट्रीय बाघ गणना भी देखने को मिलती है, यानी भारत में बाघों की संख्या कितनी है। और भारत में प्रेजेंट टाइम जो बाघ हैं टाइगर है उनकी संख्या है 3682 और उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में संख्या में 785 मिल जाती है। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं जिनकी संख्या 785 है ना। ये आपको यहां पर याद रखना, मध्य प्रदेश में 785 है ना। और भारत में बाघों की बात करेंगे तो इनकी संख्या 3682 है, जो हमें लेटेस्ट डेटा यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में यदि मैं 58 नंबर के टाइगर रिजर्व की बात करूंगा तो इसके अंतर्गत हमें माधव राष्ट्रीय उद्यान का यहां पर नाम देखने को मिल रहा है। और इसके साथ में दोस्तों ये मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य भी है, जिसका संबंध कहां से, तो इसका संबंध आपका शिवपुरी से। कहां से इसका संबंध, तो इसका संबंध शिवपुरी से है। इसके अलावा दोस्तों रातापानी बाघ अभ्यारण्य का नाम भी भारत के 52nd नंबर के टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देखने को मिलता है। और अब इसका जो नया नाम है वो पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु वाकनकर जी के नाम पर है। मतलब अब हम रातापानी बाघ अभ्यारण्य को डॉक्टर विष्णु वाकनकर बाघ अभ्यारण्य के रूप में यहां पर जानते हैं। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग यहां पर इससे संबंधित याद रख सकते हैं। और अभी हाल ही में जो 19वां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, ये किनको दिया गया है बताइए। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो क्लास होती है ना यूट्यूब में, हर दिन क्लास होती है सुबह 8 बजे, यूट्यूब एमपी एग्जाम वाला है ना भैया, ये जो आपका चैनल है, इसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए, क्योंकि सुबह तो वैसे भी पढ़ने का समय, तो 8 बजे इस क्लास में रेगुलर रहना है आपको, है ना। वो बात अलग है बाई डिफॉल्ट यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो या फिर लाइव क्लास
अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, लेकिन हर हाल में क्लास को अटेंड किया करो, जो हर दिन सुबह 8 बजे यूट्यूब एमपी एग्जाम वाला के अंतर्गत हर दिन आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो हर दिन हम एमपी स्पेशल वाले पार्ट में आपको यहाँ पर कवर कराते हैं। ठीक है, तो याद रखना 19वां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान किनको दिया गया, तो इसमें नाम आएगा डॉक्टर यशोधर मठपाल का। और इस पुरस्कार के अंतर्गत इनको 2 लाख रुपए का चेक भी यहां पर प्रदान किया गया, जैसे कि आप इनकी फोटो स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के बारे में आपको पता है, पुरातत्वविद के तौर पर दोस्तों, और साथ ही साथ भीमबेटका की जो खोज की गई थी इनके द्वारा ही की गई थी। इनका जन्म 4 मई 1919 में कहां पर हुआ था, तो नीमच मध्य प्रदेश में इनका यहां पर जन्म हुआ था। 1957 में भीमबेटका गुफाओं के अंतर्गत जो शिला चित्र थे उनकी खोज इनके द्वारा यहां पर की गई थी। और भीमबेटका को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कब डिक्लेयर किया गया था, तो इसका ईयर भी आप 2003 का यहां पर याद रखेंगे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पर भीमबेटका को दर्जा कब दिया गया था, 2003 में ये दर्जा यहां पर दिया गया था। और भारत सरकार ने, है ना, 1975 में इनको पद्मश्री से सम्मानित भी यहां पर किया। तो ये कुछ तथ्य भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए बड़े भैया आगे, है ना, तो एक बार सभी लोग कमेंट करते चलिएगा और एक बार अपनी मेहनत के लिए आग भी लगाते चलिएगा कि हाँ सर हर दिन हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ में पढ़ते हैं और ऐसी रेगुलरिटी से हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो एक बार सभी लोग मुझे बता दो कि यस सर यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई हैं और यहां तक आप सभी ने अच्छे से डेटा लिख लिया, दिमाग में डेटा बैठा लिया। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है मध्य प्रदेश सरकार और असम सरकार के बीच में जो हमें सहयोग देखने को मिल रहा है, जिसमें अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी गुवाहाटी प्रवास के दौरान इन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की है और इन्होंने वन्य जीव के आदान प्रदान पर दोस्तों यहां पर समझौते पर साइन किया है, जिसके अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य में सहमति बनी है कि असम राज्य से 3 वर्षों की अवधि में 3 चरणों में 50 जंगली भैंसे, गेंडे का 1 जोड़ा और 3 कोबरा मध्य प्रदेश लाया जाएगा और इसके एवज में भोपाल स्थित वन विहार में इसको रखा जाएगा। और इसके साथ में आपको मध्य प्रदेश के द्वारा असम राज्य को 1 जोड़ा बाघ एवं 6 मगरमच्छ यहां पर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें वन्य जीव सहयोग के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार और असम सरकार के बीच में ये यहां पर समझौता हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सिल्क विलेज के नाम से विख्यात यहां पर एक नाम आता है दोस्तों असम के अंतर्गत, जिसको सुआलकुची के तौर पर जानते हैं। यहां पर ये पहुंचे और रेशम उत्पादन की प्राचीन जो प्रक्रिया इसको इन्होंने यहां पर समझा, जैसे कि आप ये फोटो स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट की बात करेंगे। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है दोस्तों, तो इसका आयोजन हमें भोपाल के अंतर्गत यहां पर देखने को मिला। ये मैंने साथ ऑलरेडी यहां पर डिस्कस किया था। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना युवाओं को, है ना, खुद का काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए बैंकों के माध्यम से बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, जिसमें इस योजना के तहत ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है, जिसको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तौर पर यहां पर जानते हैं, जिसमें युवाओं के अंदर स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और इसकी जो एज लिमिट है वो आपको 18 से 45 वर्ष मिलती है और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितनी है, 8वीं पास है और परिवार की आय 12 लाख रुपए से कम है, तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तौर पर यहां पर जानते हैं। अगला नाम आता है रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का, जिसका आयोजन कहां पर हुआ है भैया, तो ग्वालियर में हुआ है। तो ग्वालियर में 29 और 30 अगस्त 2025 के अंतर्गत रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन यहां पर किया जा चुका, आप याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत खास तौर पे ग्वालियर, चंबल एवं सागर संभाग में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहन यहां पर दिया गया है। तो रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव इसका हाल ही में जो आयोजन हुआ कहां पर हुआ, तो ग्वालियर में हुआ। ठीक है,
कहां पर हुआ इसका आयोजन? तो इसका आयोजन आपको ग्वालियर के अंतर्गत यहां पर देखने को मिल जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला नाम आता है मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन 23 अगस्त के अंतर्गत कहां पर हुआ? कटनी मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ, जिसका थीम क्या रहा? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ माइनिंग स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबल एंड सर्कुलर। ये आपको इसका यहां पर थीम देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भैया जो समिट्स हैं, ये कॉन्फ्रेंस हैं, इनको दिमाग में बैठाते चलना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला नाम आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत राइस कॉन्क्लेव, जिसको हम रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव के तौर पर जानते हैं। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन रतलाम में हुआ है 27 जून 2025 के अंतर्गत। कहां पर हुआ इसका आयोजन? तो इसका आयोजन हमें 27 जून के अंतर्गत यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखना इसमें डेट मिलती 27 अप्रैल 2025 की। कहां पर? इंदौर में। इंदौर के अंतर्गत एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन यहां पर किया गया है। यह भी आप लोग याद रखना, इसमें इंदौर का नाम आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अर्थात एक जिला एक उत्पाद की, जिसके अंतर्गत मंदसौर का हमें लहसुन देखने को मिलता है। दोस्तों एक जिला उत्पाद के अंतर्गत मंदसौर के लहसुन की एक विशेष पहचान मिलती है, और यहाँ का जो लहसुन इसको सफेद चांदी के तौर पे जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, जैसे मंदसौर में ऊटी, जीटू, महादेव, तुलसी, अमरेटा एवं रियावन किस्मों का जो आपका किस्म का लहसुन है, वो आपको इसके अंतर्गत यहां पर देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक महोत्सव महत्वपूर्ण, जिसका नाम है एरन महोत्सव। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो एरन महोत्सव है, इसका आयोजन कहां पर होता है? तो याद रखना इसका जो संबंध है वो आपको बीना के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जो 14 से 16 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया, जो कि नरसिम्हा मंदिर के अंतर्गत, जो कि कहां पर है? तो एरन बीना के अंतर्गत हमें इसका नाम सागर जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिले में सागर जिले का नाम आएगा, और यहां पर एरन में भारत की प्राचीनतम विशालतम दोस्तों पशु वराह की प्रतिमा आपको यहां पर देखने को मिलती है, जो कि ऐसी प्रतिमा पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है, जैसे कि आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे होंगे। दिख रही है सभी को फोटो। और यहां पर सबसे प्राचीन गुप्त काल में कृष्ण लीला के अलौकिक अनुपम कथानक भी अंकित यहां पर किए गए। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस एरन पुरास्थल पर विष्णु मंदिर के समक्ष लगभग 48 फीट ऊंचा जो गरुड़ स्तंभ है, जो कि बताया जा रहा है लगभग 484 ईस्वी का आपको देखने को यहां पर ये मिल जाता है। इसके साथ ही साथ यहां पर आपको गंगा, यमुना, गंधर्व, किन्नर, नाग की प्रतिमाएं भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो एरन महोत्सव का संबंध बीना सागर के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स 2026 के अंतर्गत, जिसका आयोजन हमें देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के जो खेल मंत्री हैं विश्वास कैलाश सारंग, इनकी उपस्थिति में खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रतियोगिताएं दोस्तों शिवपुरी, भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम और सागर के अंतर्गत हमें देखने को मिली है। अब क्वेश्चन बनता है इस बार का खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का जो मैस्कट है उसको नाम क्या दिया गया? तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं भैया, ये जोशीला साथी चीता, जिसको नाम यहां पर वीरू दिया गया है। और ये क्या रहा दोस्तों, इस बार का हमें खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का मैस्कट देखने को मिल रहा है, जिसकी फोटो आप स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे होंगे। जबकि इससे पहले 2023 का जो आयोजन हुआ था उसमें आप देख रहे हैं इंदौर हमारा अव्वल रहा था। और 2026 का जो आयोजन हुआ है 10 संभाग से अंतर्गत लगभग 1.5 लाख खिलाड़ी इसके अंतर्गत भाग भी लिए हैं। और इसमें कुल 4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि यहां पर प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार को 31,000 रुपए यहां पर दिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो मेडल लेकर आया था वो इंदौर लेकर आया था। इसके बाद जबलपुर दूसरे नंबर पे रहा, भोपाल तीसरे नंबर पे रहा, उज्जैन चौथे नंबर पे रहा, ग्वालियर 5वें नंबर पे रहा। यानी सबसे ज्यादा जो मेडल लेकर आया वो इंदौर लेकर आया, जो टोटल इसके 98 हमें मेडल देखने को यहां पर मिल रहे हैं।
अब हम बात करेंगे 38 नंबर के नेशनल गेम्स की, जिसका आयोजन कहां पर हुआ। इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ और इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो मेडल लेकर आया था इस नेशनल गेम्स में वो लेकर आया था सर्विसेज। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण और डेटा बनता है कि नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही, देखिएगा। तो मध्य प्रदेश की नेशनल गेम्स में जो रैंक रही वो रही चौथी, 4th नंबर पे मध्य प्रदेश। टोटल मेडल 82, टोटल मेडल कितने, तो 82 टोटल मेडल, जिसमें गोल्ड मेडल हमें 34 यहां पर देखने को मिल जाते। क्लियर। तो ये डेटा भी आप लोग यहां पर इससे संबंधित जरूर याद रखेंगे, है ना। और इसका जो मैस्कट था 38 नंबर के नेशनल गेम्स का वो था मौली। आयोजन हुआ उत्तराखंड में। और 39 नंबर के जो नेशनल गेम्स हैं उनका आयोजन कहां पर होगा, तो 39 नंबर के नेशनल गेम्स का आयोजन आपको मेघालय के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे डेटा हैं जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स, इसमें सबसे ज्यादा मेडल कौन लेकर आया, तो इसका जो आयोजन दोस्तों मिला वो हमें 5 से 10 जनवरी 2026 तक दादर और नागर हवेली और यहां पर दमन और दीव के दीव स्थित घोगला बीच के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। जिसके अंतर्गत इस फोटो को आप ध्यान से देखेंगे तो ये था दोस्तों इसका मैस्कट, जिसको नाम क्या दिया गया, पल, जो कि एक को यहां पर आपको दोस्तों एक डॉल्फिन के तौर पर देखने को यहां पर मिल रहा है। स्माइल करता हुआ एक डॉल्फिन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इसका मैस्कट यहां पर चुना गया था। इसके साथ में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की रैंक दोस्तों इस गेम्स में कौन सी रही, तो मध्य प्रदेश आपको इस गेम में चौथे नंबर पे देखने को मिल रहा है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो मध्य प्रदेश है वो चौथे नंबर पर रहा। मध्य प्रदेश के टोटल मेडल कितने रहे, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं टोटल मेडल देखने को मिलते हैं 5, है ना। मध्य प्रदेश टोटल कितने मेडल लेकर आया, तो मध्य प्रदेश टोटल 5 मेडल लेकर आया, जिसमें आप देख रहे हैं पहले नंबर पे कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी आपको यहां पर इससे संबंधित याद रखना है। तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों इसके अंतर्गत हमें जो पहले नंबर पे मिल रहा है वो कौन देखने को मिल रहा है, खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंतर्गत तो कर्नाटक का हमें यहां पर नाम मिल जाता है। तो जिन्होंने आंसर यहां पर क्या लगाया, कर्नाटक लगाया है, उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथ ही साथ इनका जो आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो याद रखना इसका जो आयोजन है ये हमें दोस्तों दादर और नागर हवेली, दमन और दीव के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। चलिए, तो आई होप ये सारे फैक्ट आप लोग यहां पर इससे संबंधित याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ ने अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, ये किस भारतीय राज्य में स्थापित की है, तो इसका संबंध कहां से होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और एक बार सभी लोग अपनी मेहनत के लिए आग भी लगाते चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ईमानदारी के साथ में पढ़ना है। और जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी अर्थात मध्य प्रदेश दिया है दुर्गा ड्रोन के अंतर्गत, उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें दोस्तों अभी हाल ही में बीएसएफ, जिसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर जानते हैं, इसने ग्वालियर स्थित जो बीएसएफ अकादमी है वहां पर ड्रोन युद्ध स्कूल में ही दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई की यहां पर शुरुआत की है, जिसमें खासतौर पे भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर ड्रोन आधारित निगरानी यहां पर करने में महिला कर्मियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2025 का किस संस्थान को प्रदान किया गया, जिसको हम राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान के तौर पर जानते हैं। याद रखना 2024 की बात नहीं कर रहे, हम 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सभी लोग ये भी बताते चलें कि आप सभी लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि देखो फैक्ट तो बहुत सारी चीजें होती हैं, करंट अफेयर्स में रिवीजन बहुत आवश्यक होता है, बार बार डेटा में रिकॉल करना पड़ता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों जितना डेटा आप रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स में वो चीजें आपकी उतनी स्ट्रांग होगी। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं करंट अफेयर्स कभी एक सब्जेक्ट नहीं है, ये अपडेशन है, कितनी चीजें आप अपने आप को यहां पर अपडेट कर पा रहे हैं। तो 2025 का राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान किसको दिया गया है, तो इसके अंतर्गत जिन्होंने आंसर यहां पर क्या दिया है, तो रागायन ग्वालियर दिया है, उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यदि 2024 का पूछता तो साधना परमार्थिक संस्थान समिति ये खरगोन की है। 2011 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई।
5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और 2025 का यह सम्मान दिया गया रागायन संस्था ग्वालियर को, जबकि 2024 का यह सम्मान साधना परमार्थिक संस्थान समिति खरगोन को प्रदान किया गया। तो आई होप ये दोनों फैक्ट आप लोग बहुत अच्छे से यहां पर रिकॉल कर पाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर से जुड़ेंगे प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थल, जिसके अंतर्गत अब एक ही पर्यटन कॉरिडोर में 4 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना का आपको नाम देखने को मिलेगा, जिसमें कुल सड़क नेटवर्क 625 किलोमीटर का यहां पर होने वाला है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट जो कॉन्फ्रेंस है, इसकी यदि हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं एआई इम्पैक्ट समिट दोस्तों, भारत के अंतर्गत जिसमें प्रदेश की स्पेस टेक नीति लॉन्च की जाएगी। मध्य प्रदेश इनोवेशन एक्सपो का शुभारंभ इसके अंतर्गत यहां पर किया गया। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग यहां पर इससे संबंधित याद रख पाएंगे। ठीक है, चलो भैया यहां तक चीजें हो गई, सभी ने डेटा लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का, जिसको हम निर्यात तैयारी सूचकांक के तौर पर जानते हैं। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के तौर पर जानते हैं, जिसका गठन 2015 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग आया और इसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया, जिसमें 4 स्तंभ और 13 उप स्तंभों के अंतर्गत 70 संकेत हैं, जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो निर्यात की तैयारी है, या फिर इसके अंतर्गत मैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की बात करूंगा, उसके अंतर्गत स्थान यहां पर दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं जो स्तंभ है वो आपको यहां पर मिल रहे हैं, जैसे बिजनेस मैकेनिज्म हो गया, व्यवसाय तंत्र क्या है ना, निर्यात अवसंरचना क्या है, इसके अलावा पॉलिसी और गवर्नेंस की बात करें, और निर्यात प्रदर्शन क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको मिल रहा है वो आपको व्यवसाय तंत्र का मिल रहा है। इसके अंतर्गत ये जारी किया गया है दोस्तों इंडेक्स, जिसको हम निर्यात तैयारी सूचकांक के तौर पर यहां पर जानते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अग्रणी प्रदर्शनकर्ता में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र अव्वल है, फिर तमिलनाडु है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, और छोटे राज्य पूर्वोत्तर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको उत्तराखंड यहां पर टॉप पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ वित्त वर्ष 2023-24 में जो कुल निर्यात था वो रिकॉर्ड हमारा 65 लाख करोड़ रुपए तक यहां पर पहुंच गया है, और वैश्विक व्यापार में जो हिस्सेदारी थी वो बढ़कर 1.8% हो गई, जो कि पिछले वर्ष कितनी थी, पिछले वर्ष ये आंकड़ा हमें 1.7% देखने को मिल रहा था। लेकिन इसमें हमारे लिए जो और भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत कि इस इंडेक्स में चैलेंजर श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश हमें अव्वल देखने को मिल रहा है। तो चैलेंजर श्रेणी में शामिल किया गया दोस्तों, मध्य प्रदेश अव्वल है। मध्यम स्तर की तत्परता वाले और सुधार की संभावनाएं वाले राज्यों के अंतर्गत मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, फिर हरियाणा है, केरल है। लीडर्स की बात करेंगे तो लीडर्स में आपको पहले नंबर पे यहां पर महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा निर्यात तंत्र के विकास के प्रारंभिक चरण में दोस्तों, जिसको हम एस्पायर्स के अंतर्गत शामिल किए, और इसमें हमारा कौन मिल रहा है, तो ये उड़ीसा आपको पहले नंबर पे यहां पर दिखाई दे रहा है बड़े राज्यों की रैंकिंग में। छोटे राज्यों में लीडर्स में दोस्तों उत्तराखंड है, फिर इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर लिस्ट में मेघालय है, और यहां पर चैलेंजर श्रेणी में मेघालय को शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश वाला डेटा जरूर यहां पर आप लोग याद रखिएगा। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। सीईओ कौन है दोस्तों, तो बीवीआर सुब्रमण्यम है, और उपाध्यक्ष कौन है, तो नाम आएगा हमारा सुमन बेरी का। ठीक है, नीति आयोग से संबंधित कोई तथ्य पूछता है तो आप ये डेटा यहां पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नाम आता है डिंडोरी जिले का। डिंडोरी जिले ने भैया यहां पर एक कीर्तिमान रचा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत। आपको पता होगा इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई थी। चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, सबकी डेट आपको ईयर 2015 का यहां पर याद रखना है। और इसके अंतर्गत नाम क्या आ रहा है, सुगढ़ दूरी है ना, आज स्वस्थ कल सशक्त अभियान। और इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि एक ही दिन में 48,000 से अधिक बालिकाओं एवं महिलाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण किया गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड, और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको उपलब्धि यहां पर दर्ज की गई, जिसमें एक ही दिन में 48,000 से अधिक का हीमोग्लोबिन परीक्षण कहां पर हुआ है, डिंडोरी के अंतर्गत आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। ठीक है,
क्लियर भैया? तो आज स्वस्थ कल सशक्त अभियान के तहत एक ही दिन में इतने ज्यादा दोस्तों हीमोग्लोबिन परीक्षण आपको एक रिकॉर्ड के तौर पर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है श्री बादल भोई, है ना, श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहां पर स्थित है? और ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में भी, चाहे एमपीएसबी की परीक्षा की बात करें या एमपीपीएससी की बात करें, उसमें पूछा गया है कि श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहां पर स्थित है। तो इसका जो संबंध है यह हमें छिंदवाड़ा से देखने को मिलेगा। मतलब जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। 8.5 एकड़ में फैला हुआ दोस्तों ये संग्रहालय है, ठीक है। और इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 अर्थात 20 अप्रैल 1954 के अंतर्गत हुई थी, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं बहुत सारे जनजातीय व्यक्तित्व आपको इस संग्रहालय के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और इसका नाम 8 सितंबर 1997 में श्री बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय यहां पर कर दिया गया। और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल यहां पर क्या किया था, लोकार्पण किया था, जो कि कब किया गया था, 2024 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार की अंतरराज्यीय परियोजना में हमें किसका नाम देखने को मिलेगा? जिसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। तो याद रखना इसके अंतर्गत जो हमें नाम मिलेगा वो मिलेगा बाण सागर परियोजना का। किसका नाम मिलेगा? तो बाण सागर परियोजना का आपको यहां पर नाम देखने को मिलेगा, जिसमें डेट हमें मिलती है 2018 में 15 जुलाई की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से दोस्तों कार्यक्रम में बाण सागर नहर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया था, जो कि कब किया गया था, 2018 के अंतर्गत, जिसमें मिर्जापुर और इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र के 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जो भूमि है वो इसके माध्यम से यहां पर सिंचित हो पाएगी, जिसमें 2018 का नाम हमें बाण सागर नहर परियोजना के अंतर्गत मिलता है। लेकिन यदि मैं इसका दृष्टिकोण मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण से देखूं तो मध्य प्रदेश में इसका जो स्थान है ये शहडोल जिले के देवलोन में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। जिसमें शहडोल जिले का नाम आता है, जिसकी आधारशिला पहले तो 1978 में रखी गई, निर्माण इसका पूर्ण हुआ 2006 में। और इसका संबंध हमें किस रिवर से मिलेगा? तो इसका संबंध हमें सोन रिवर अर्थात सोन नदी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो रिवर की बात करेंगे तो कौन सी रिवर है? तो सोन नदी के अंतर्गत हमें दोस्तों यहां पर एक डैम भी मिलता है, जिसको हम बाण सागर बांध के तौर पर जानते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 67 मीटर है। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता भी लगभग हमें 425 मेगावाट देखने को मिल रही, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आई होप ये सारे जो डेटा है आप लोग यहां पर याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसका आयोजन अभी हाल ही में दावोस स्विट्जरलैंड में देखने को मिला है। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी उपस्थिति देखने को हमें मिल जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन और डीपी वर्ल्ड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझौता साइन हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन और संयुक्त अरब अमीरात दुबई स्थित वैश्विक लॉजिस्टिक सप्लाई चेन क्षेत्र की जो कंपनी, जिसको हम डीपी वर्ल्ड के तौर पर जानते हैं, इसके बीच में ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो पाए, सप्लाई चेन को बेहतर बनाया जाए और राज्य में रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो पाए, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उपस्थिति भी हमें देखने को मिली थी। चलिए आगे दोस्तों हम बात करते हैं। तो अगला यहाँ पर कुछ पर्यटन से संबंधित हमें नाम यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में मैंने क्लास में आपको बताया था, है ना, कि भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य, है ना, राजा भोज सहित अन्य महापुरुषों के नाम से 9 द्वार आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के जहां पर चरण पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके साथ में यहां पर दोस्तों श्री कृष्ण पाथे न्यास का गठन भी इसके अंतर्गत यहां पर किया गया है। और यदि मैं रामवन गमन पथ की बात करूंगा तो उसके अंतर्गत लगभग 1450 किलोमीटर का रामवन गमन पथ का निर्माण यहां पर किया जाएगा। इसके साथ हम बात करें तो 19 धार्मिक नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो शराब दुकानें उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और चित्रकूट
विकास प्राधिकरण की स्थापना की स्वीकृति यहां पर प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या में एक आस्था भवन का निर्माण करने का भी निर्णय किया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत नगरीय निकायों में यहां पर गीता भवन का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक विकास खंड में एक वृंदावन गांव की स्थापना की जाएगी जहां पर दुग्ध का उत्पादन काफी अच्छा हो। ठीक है, ये कुछ फैक्ट भी आपको यहां पर इससे संबंधित याद रखने हैं। इसके अलावा आपको जानकारी है दोस्तों, विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी शुभारंभ यहां पर किया गया है। इसके अलावा 6 धार्मिक नगरों में मैहर, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा और अमरकंटक में दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया, जिसमें दोस्तों श्रद्धालुओं को 5 रुपए में भरपेट यहां पर भोजन मिल रहा है। उज्जैन के अंतर्गत महाकालेश्वर मंदिर में श्री अन्न लड्डू प्रसादम का शुभारंभ भी इसके अंतर्गत यहां पर किया गया। तो ये भी आप फैक्ट यहां पर इससे संबंधित जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलो भैया, तो आई होप ये सारे फैक्ट आपने यहां पर लिख लिए होंगे। इसके अलावा प्रदेश की 3 सांस्कृतिक परंपराओं में भगोरिया नृत्य का नाम मिलता है। दूसरा नाम आएगा गोंड चित्रकला का और नर्मदा परिक्रमा का, जिसको भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। और उज्जैन में आपको वीर भारत संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर देश के सूरवीर विचारक, दार्शनिक, ऋषि, लेखकों की बात करें उन पर समर्पित ये दोस्तों वीर भारत संग्रहालय आपको मिलेगा, जिसका संबंध कहां से होगा, तो इसका संबंध उज्जैन से होगा। चलिए, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो अभी हाल ही के वर्षों में 13.3 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जो हैं ये मध्य प्रदेश आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म की बात करें, मध्य प्रदेश टूरिज्म के अंतर्गत 13 करोड़ से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो मध्य प्रदेश आए, जिसमें उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए आप देख सकते हैं ये आंकड़ा हमें 6.5 करोड़ का यहां पर देखने को मिल रहा है ना। तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हम पर्यटन के अंतर्गत यहां पर बात करेंगे। अच्छा, आपको पता है इस बार का जो रिपब्लिक डे हुआ ये 77वें नंबर का रिपब्लिक डे हुआ, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो झांकी आपको इसके अंतर्गत कर्तव्य पथ पर देखने को मिली वो पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर पर समर्पित आपको देखने को मिलती है, जिसमें लोकमाता जी का 300वीं जयंती के तौर पर आपको इस बार का पर्व मिलता है। इस तरीके की जो झांकी थी इस बार के रिपब्लिक डे पर देखने को मिली, है ना। बाकी आपको याद रखना है इस बार का जो रिपब्लिक डे था इसमें जो झांकी का अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ झांकी खिताब दिया गया, वो महाराष्ट्र की झांकी जिसमें गणेश उत्सव को दर्शाया गया उसको यहाँ पर शामिल किया गया, जिसको पुरस्कृत भी किया गया। बाकी यदि मैं बात करूंगा तो ये झांकी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमें पुण्य श्लोक है ना, पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की आपको झांकी देख मिलती है। और उसके साथ में विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी का निर्माण करती हुई महिलाएं भी इस झांकी के अंतर्गत देखने को मिल रही, जबकि इससे पहले जो 76 नंबर का रिपब्लिक डे हुआ था उसमें मध्य प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी, चीता द प्राइड ऑफ इंडिया। ये हमें थीम मिलती है जब हम इससे पहले 76 नंबर के 2025 के रिपब्लिक डे की यहां पर बात करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं चीतों के घर के तौर पे मध्य प्रदेश का हमें नाम यहां पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो 2024 की हमने झांकी यहां पर देखी मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उसकी थीम थी विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी। ये आपको इसके अंतर्गत यहां पर थीम भी देखने को मिल जाती है, जिसकी आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे होंगे। और अब दोस्तों लास्ट में एक डेटा हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस बार कितने वो व्यक्तित्व हैं जिनको गणतंत्र दिवस पर क्या दिया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार का अनाउंसमेंट कर दिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत 4 व्यक्तित्व हैं जिनको मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहां पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं मऊ में जन्म सत्याग्रह से मिली पहचान, जिसमें कैलाश चंद्र पंत जी का नाम आता है, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी के प्रखर संवाहक के तौर पे। ठीक है, नौकरी छोड़कर जनधर्म साप्ताहिक पत्रिका इनके द्वारा यहां पर प्रारंभ की गई, हिंदी भवन किसान भवन की भी स्थापना इन्होंने पत्रिका के तौर पर की। और इसके साथ में अगला जो नाम आता है वो आता है मोहन नागर का, जो कि बैतूल के रहने वाले हैं और इन्होंने जल संरक्षण सामाजिक अभियानों को एक नई जो दोस्तों दिशा है वो इनके द्वारा यहां पर दी गई है। अगला नाम आता है बुंदेली युद्ध कला के लिए दोस्तों नौकरी छोड़ने वाले भगवान दास रायकवाड़ जी, जो सागर के रामपुरा के रहने वाले हैं। खेल श्रेणी में पुरस्कार इनको यहां पर
प्रदान किया गया है। और इनके साथ में बुंदेली युद्ध कला को जीवित रखने में भी इनका विशेष नाम हमें देखने को मिलता है। अगला नाम आता है नारायण व्यास जी का, पुरातत्वविद के तौर पर, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भीमबेटका सांची स्तूप और रानी की वाव जैसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के संरक्षण में इनका एक असाधारण हमें योगदान देखने को मिलता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ये आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में भी यहाँ पर सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध हमें भोपाल से देखने को मिल जाता है। तो यदि मैं नाम की बात करूंगा तो आप समझिएगा जो पहला नाम है दोस्तों वो किनका आएगा, तो भगवान दास रैकवार जी का नाम आएगा, जिनको बुंदेली मार्शल आर्ट के लिए सम्मान दिया गया पद्मश्री, खेल कला के क्षेत्र में पारंपरिक युद्ध कला के अंतर्गत जी। ठीक है, जिसमें लाठी, तलवार, फरसा, है ना, इन सब के माध्यम से पारंपरिक हथियार चालन हमें इस पारंपरिक युद्ध कला के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। चलिए अगला जो दोस्तों नाम आएगा वो आएगा मोहन नागर का। बैतूल में रह रहे हैं, मूल निवासी राजगढ़ के हैं और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इन्होंने सिर्फ बैतूल के अंतर्गत, यदि बात करें राजगढ़ के अंतर्गत, इन्होंने कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल संरक्षण और वृक्षारोपण की ये एक नई क्रांति इनके द्वारा हमें देखने को मिली है। नाम है इनका मोहन नागर, बैतूल के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनका नाम आता है। अगला नाम आता है कैलाश चंद्र पंत जी का, जिनको साहित्य एवं शिक्षा के लिए पत्रकारिता में यह पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। भोपाल से बिलोंग करते हैं, इंदौर के मऊ में इनका जन्म हुआ था और साप्ताहिक पत्रिका में जनधर्म और हिंदी भवन के माध्यम से इन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया है। तो नाम किसका आएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे पद्मश्री पुरस्कार विजेता आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला जो नाम आता है डॉक्टर नारायण व्यास जी का आता है, जिनका संबंध कहां से है दोस्तों, तो इनका जो संबंध है भोपाल से। पुरातत्वविद के तौर पर इनका नाम हमें देखने को मिलता है। भीमबेटका सांची जैसे यूनेस्को धरोहर के संरक्षण में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। तो ये वो नाम है दोस्तों 2026 के अंतर्गत जिनको पद्मश्री पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले यदि मैं बात करूंगा दोस्तों रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में 2025 के अंतर्गत पद्मश्री किनको किनको दिया गया, तो आप ये 5 नाम यहां पर देख पा रहे हैं जिनको 2025 के अंतर्गत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिसमें भैरू सिंह चौहान का नाम आता है ना, मालवा के प्रसिद्ध लोक गायक के तौर पर निर्गुण गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। बुधेंद्र कुमार जैन सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, आपने देखा होगा आई हॉस्पिटल है चित्रकूट सतना के अंतर्गत, ठीक है, वहां पर ये निदेशक है। हरिचंदन सिंह भाटी, मध्य प्रदेश की आदिवासी कला संस्कृति के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण योगदान इनका है, कला के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम आता है जगदीश जोशीला, साहित्य एवं शिक्षा के अंतर्गत देश में निमाड़ी के एकमात्र उपन्यासकार हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गोगावा में इनका जन्म हुआ था। और नाम आता है लास्ट सैली होलकर का, उद्योग एवं व्यापार में खरगोन जिले की हैं दोस्तों। उन्होंने रानी अहल्याबाई होलकर की विरासत से प्रेरित होकर महेश्वरी हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित यहाँ पर किया है। तो इनका नाम भी विशेष है। और ये वो 5 शख्सियत हैं जिनको पद्मश्री दिया गया 2025 के अंतर्गत। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर बहुत सारी अपडेट्स हैं आपको करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की, हर दिन यहां पर मिलती रहती है। क्विज भी आपके इस ग्रुप के अंतर्गत होते हैं। तो यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको सर्च करना है आशीष त्रिपाठी सर। जैसे ही आप ये नाम सर्च करेंगे आपको हमारा ये ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें आप बिल्कुल ग्रुप में ऐड हुई है ना। ठीक है, सेशन को शेयर करिए और सेशन को लाइक के साथ में शेयर अपने दोस्तों तक भी करते चलिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाते चलिएगा। सेशन कैसा लगा क्लास के बाद बिल्कुल बताइए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हैं जो हर दिन आपको क्लास में सुबह 8 बजे भी मिलती है और ये स्पेशल क्लास के साथ में भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा यदि आपको करंट अफेयर्स की कोई भी पीडीएफ या नोट्स नहीं मिले हो तो आप हमारे इस फ्री बैच से जुड़कर ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें PW ऐप में आपको ऑल MP एग्जाम वाला डेली करंट अफेयर सर्च करना है तो आपको ये बैच मिल जाएगा, जो आपके लिए पूरी तरीके से फ्री है। इस बैच को आप सभी लोग इनरोल करेंगे। जैसे ही आप इनरोल करेंगे तो इनरोल करने के बाद इस बैच में आप पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको सारी PDF जो स्पेशल क्लासेस की होती हैं, PPT हैं, वो भी YT की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यदि आपको PDF PPT नहीं मिली तो आप इस बैच से भी आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो ये था भैया आज का सेशन मध्य प्रदेश मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जनवरी 2026 स्पेशल। ठीक है, चलिए तो आपसे मुलाकात होती है वैसे भी हर दिन सुबह 8 बजे। तो मिलते हैं सुबह 8 बजे फिर से दोस्तों आप सभी से डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
प्रमुख तथ्यों के साथ में। ठीक है, तो आज का ये था सेशन, है ना। कोई होमवर्क नहीं है, बस सेशन कैसा लगा बिल्कुल आप क्लास के बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपकमिंग सेशन आपके लिए और कौन से स्पेशल लेकर आए जाएं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सही लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और ऐसी मेहनत लगन ईमानदारी के साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक्स सो मच गाइस। जय हिंद।